दोस्तों, अगर ऐसी स्त्री घर में आ जाती है तो उस परिवार का विनाश निश्चित हो जाता है। आइए जानते हैं कौन सी स्त्री घर में आने से परिवार का विनाश हो जाता है। मैं आपको एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बस आपसे निवेदन है, कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में एक चंद्रसेन नाम के राजा हुए हैं। बड़े ही सुंदर राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। उनके आंगन में उनकी पत्नी है जिसका नाम है रूपवती। लेकिन जितना सुंदर उनका नाम था उतनी ही सुंदर थी, रूपवान थी वो स्त्री। और दो बेटा थे, एक बेटा का नाम था रूप और एक बेटा का नाम था बसंत। बड़े ही आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन राजा और रानी दोनों बाग में बैठे हुए सार फांसे का खेल खेल रहे थे। तो दोस्तों, तभी रानी और राजा सार फांसे खेल रहे हैं तो रानी की नज़र पड़ती है कि वहीं बाग में एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक चिरौटा की चिड़िया मर जाती है। और जब चिड़िया मर गई तो जो वो चिरौटा था वो दूसरी चिड़िया लेकर के आया। लेकिन वो रानी क्या देखती है कि कुछ देर तो वो नई चिड़िया जो आई थी वो उन बच्चों को देखती रही जो उस चिड़िया के बच्चे थे, और उसके बाद में उन दोनों को चोंच से मार मार करके घोंसला से नीचे डाल दिया है। रानी का कलेजा फट गया, रूह कांप गई, पसीना आ गया। एकदम सार फांसे जमीन पर फेंक दिए, खड़ी हो गई। बोले, महाराज मुझे एक बात बताइएगा। राजा कहने लगे, कहो रानी, क्या पूछना चाहती हो? अभी तो तुम बिल्कुल सही थी। बोले, महाराज अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरा विवाह मत करना। राजा कहने लगे, बोले कब पागल हो तुम, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ मरने का विचार आ गया? अच्छे वाले खेल खेल रहे थे। बोले, नहीं महाराज, आज हमसे आप वादा कीजिएगा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी रानी नहीं लेकर के आओगे। राजा ने कह दिया, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। राजा और रानी दोनों आंगन में आ गए। रानी को वही चिंता सताने लगी है। वही चिड़िया और चिरौटा वाला दृश्य आंखों के सामने गुजरता है कि जब दूसरी माँ आंगन में आती है तो क्या होता है। मेरे भैया, लेकिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि रानी इतनी बीमार हो जाती है कि चारपाई पर गिर जाती है। राजा के पास में खबर कराई तो राजा तुरंत राज दरबार से दौड़ करके आए और रानी का हाथ पकड़ करके कहा, है भद्रे क्या हुआ? बोले, महाराज थोड़ी सी तबीयत खराब है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जितने भी नगर में वैद्य थे, अच्छे से अच्छे वैद्य थे, सबको बुलाया। लेकिन कहते हैं ना कि टूटी के लिए कहीं बूटी नहीं हुआ करती। जिसका समय आ जाता है कोई दवा काम नहीं किया करती है। चाहे कितने ही अच्छे डॉक्टर के पास में ले जाओ, लेकिन जिसका समय नज़दीक हो उसके ऊपर दवा असर नहीं करती है। सब वैद्यों ने जवाब दे दिया, बोले महाराज ये रानी अब ज़्यादा नहीं, कुछ दिन की ही मेहमान है, अगर आपको कुछ बात करनी हो तो कर ले। राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध आने के बाद तुरंत बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने राजा का हाथ पकड़ लिया। बोले, महाराज आपसे मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा कहने लगा, रानी एक ही बात को क्यों रटी हो, इसका कारण क्या है? तो वो रानी बताती है, महाराज जिस घर में दूसरी बच्चों की माँ आ जाती है, सौतेली माँ आ जाती है, उन बच्चों का और जीवन बर्बाद हो जाता है। राजा कहने लगा, रानी पहले तो आपको कुछ होगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही करा लूँगा, ठीक करा लूँगा, लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ दूसरा विवाह नहीं करूँगा। रानी कहने लगी, महाराज चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो एक छोटे भाई हैं, छोटे भाई जिनका नाम है धीर सिंह, उनको मेरे पास में बुलाइएगा। धीर सिंह के पास में एक नौकर जाता है, कहता है कि आपकी भाभी बहुत बीमार हैं, आपको बुलाना चाहती हैं। धीर सिंह तुरंत दौड़ते हुए आए हैं। बोले, भाभी कहो क्या हुआ? भाभी ने सारा हाल बताया, मेरा अंतिम समय है और मेरा समय पूर्ण हो चुका है, मैं जा रही हूँ। लेकिन धीर सिंह एक काम करना, जो बगल में बच्चे खड़े थे, रूप और बसंत, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों का हाथ पकड़ करके भाभी ने और देवर धीर सिंह के हाथों में उन बच्चों का हाथ दे दिया है। कहा है, धीर सिंह ये तुम्हारे बड़े भैया हैं जो मेरे पति हैं, ये राजकाज में भूले रहते हैं, लेकिन अगर मेरे बेटाओं से कभी कोई गलती हो जाए तो इन्हें सजा मत देना। भाभी की बात सुनकर के धीर सिंह का कलेजा फट गया। इतना कहते कहते जो वो रानी रूपवती थी, वो रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, आंखें खुली की खुली रह गई, वो स्त्री मर जाती है। दोस्तों, जब वो स्त्री मर गई, धीर सिंह बहुत रोए, बेटाओं को कलेजा से लगा लिया। महाराज चंद्रसेन बहुत रोए, लेकिन एकदम धीर सिंह ने कहा, भैया आप मुझसे एक बात कीजिएगा। बोले, क्या? कि पहले तो मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कोई गलती करेंगे नहीं, अगर मेरे बच्चों ने कोई गलती कर दी तो आप ये वादा कीजिएगा मेरे बच्चों को सज़ा नहीं दोगे, बल्कि आप उनके बदले की सज़ा मुझे दोगे। वो रोने लगे। महाराज चंद्रसेन बोले, धीर सिंह तुम्हें अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है,
ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कभी कोई गलती कर नहीं सकते मेरे भैया। दोनों भाइयों में जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी का महाराज चंद्रसेन ने अंतिम संस्कार किया। अब समय व्यतीत हुआ है थोड़ा बहुत, वो दो बच्चे थे बेचारे, वो बिना माँ बाप के रह गए दोस्तों, बिना माँ के रह गई। अब आप जानते हो जिसकी माँ ना हो, जिस बच्चे की माँ के बिना परवरिश हुई हो, उसका क्या हाल होता है। माँ का प्यार क्या होता है ये वही जाने जिनके पास में माँ होती हैं, और जिनके पास में माँ नहीं होती वो क्या जाने माँ का प्यार क्या होता है मेरे दोस्तों। अब उन बच्चों का रूप बसंत का पालन चाचा धीर सिंह जी कर रहे हैं। अब एक दिन सभा में बैठे हुए थे, उसी समय मंत्रियों ने सलाह दी है महाराज चंद्रसेन को, राजन अभी तुम्हारे बच्चों को माँ की ज़रूरत है, आप एक काम कीजिएगा, अपने तुम्हारे बच्चों को माँ की ज़रूरत हो, वो बच्चों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। महाराज चंद्रसेन कहने लगे हैं, मंत्रियों सब बात कहना लेकिन इस बात को मत कहना, क्योंकि मैंने मरते समय रानी से वादा किया था। बोले महाराज जब इंसान बाहर से हारा थका आता है और स्त्री जब घर में होती है तो उसकी थकान दूर हो जाती है, और वो हंस के अगर चार बातें करें तो पूरे दिन की थकान मिट जाती है। महाराज तुम्हारे बच्चों को भी ज़रूरत है, आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस राजा के मंत्री, जिस राजा के सलाहगीर खराब हों, उस राजा का विनाश होना निश्चित है। मंत्रियों ने सलाह दी है तो राजा चंद्रसेन ने दूसरा विवाह किया है। दोस्तों जब दूसरा विवाह किया था उस दिन जब विदा कराने के बाद में दूसरी पत्नी को महाराज चंद्रसेन आंगन में लाए तो जो रूप बसंत दोनों बेटा थे, सबसे पहले बसंत बेटा ने जो छोटा था उसने झुक करके अपनी मौसी के जो सौतेली माँ आंगन में आई थी उसके पैर छुए। लेकिन जैसे ही रूप सामने आया है, जो बड़ा बेटा था बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो स्त्री जो सौतेली माँ आंगन में आई थी रूप का चेहरा देख करके और उस पर दीवानी हो जाती है। विचार करने लगी कहाँ मेरा विवाह इन बुढ़े राजा के साथ में हुआ है, अरे मेरा पति तो ये होता तो मेरा जीवन और सुधर जाता, मैं खड़ी खड़ी इसके ऊपर हवा करती, अब मेरा जीवन बन जाता। मेरे भैया चाचा धीर सिंह पास में खड़े हुए देख रहे हैं। चाचा धीर सिंह ने रूप बसंत को अपनी बाहों में भरा, वो कहने लगे बेटा चलो हमारे साथ। वो सौतेली माँ जो रूप बसंत की आई थी वो आंगन में चली जाती है, जो महाराज चंद्रसेन की दूसरी पत्नी। लेकिन चाचा धीर सिंह रूप बसंत को लेकर के बाग में पहुंचे और एक बात कही है, बेटा रूप एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो तुम्हारी माँ है, सौतेली माँ में और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी सौतेली माँ के आंगन में मत जाना, क्योंकि मुझे उसके चाल चलन अच्छे नहीं लगे हैं। रूप कहने लगे हैं चाचा जी आप चिंता ना करो, पहले तो मैं जाऊँगा नहीं, और जाऊँगा भी तो मेरी माँ है, मैं माँ की दृष्टि से जाऊँगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाचा कहने लगे हैं बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन जो वो स्त्री आंगन में आई है, मेरे भैया की नई पत्नी आंगन में आई है, उसके चाल चलन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे हैं। समझा करके चाचा धीर सिंह चले जाते हैं। इधर रूप बसंत दोनों बगिया में बैठे हैं, तब तक उनके जो मित्र थे वो मित्र आ जाते हैं उस बगिया में खेल खेलने के लिए। वो कहने लगते हैं कि भैया रूप चलो कुछ खेल खेला जाए। रूप कहने लगा भैया आज मन नहीं है, आप कल आना। ठीक है, तो चले जाते हैं। दूसरे दिन उसी बगिया में रूप बसंत और उनके मित्र गेंद का खेल खेलने के लिए तैयार हुए हैं। तो महल की तरफ तो रूप ने सब जितने भी उसके मित्र थे उनको खड़ा कर दिया है, विपरीत दिशा में खुद रूप गेंद लेकर के खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही रूप ने बल्ला से गेंद में टोल मारा, मेरे भैया वो गेंद सीधी मौसी के आंगन में पहुंच जाती है। बसंत घबरा गया। बसंत कहने लगा रूप भैया मौसी के आंगन में गेंद पहुंच गई, अब कैसे लेकर के आओगे तुम। रूप कहने लगा है तो इसमें घबराने की कौन सी बात है, माँ है वो हमारी, मौसी है वो हमारी, हम अभी गए अभी लेकर के आए। बसंत कहने लगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चाचा ने मना किया था और कहा था कि उनके आंगन में मत जाना। रूप कहने लगा तो इसमें क्या सी बड़ी बात है, चाचा को मालूम ही नहीं पड़ेगा, हम अभी गए अपनी गेंद लेकर के तुरंत वापस आए। मेरे भैया अब क्या था, वो रूप तुरंत अपनी गेंद लेने के लिए चला है। लेकिन उधर क्या दशा है महलों में, जब रानी ने उस गेंद को देखा विचार करने लगी वाह कितनी सुंदर गेंद है, और फिर विचार किया कि अगर इतनी सुंदर गेंद है तो इसका खेलने वाला कितना सुंदर होगा। रानी उस गेंद के लेकर के पलंग पर बैठी हुई थी, उस गेंद को देख रही थी चारों तरफ से घुमा घुमा करके, और तब तक महलों में रूप दाखिल हो जाता है। रूप ने झुक करके प्रणाम किया, माँ के चरणों में बेटा का प्रणाम स्वीकार हो। एकदम से उस स्त्री ने नज़र घुमाई, बोले वाह ये तो उसी की गेंद है जिसके बारे में ख्यालों में मैं खोई हुई थी। एकदम से पलंग से उठ कर के खड़ी हो गई है और रूप से कहा है कि रूप आप इस पर बैठिएगा। रूप कहने लगा नहीं माँ, मेरे सखा खड़े हैं बगिया में और मुझे आप ये गेंद दे दीजिएगा, मैं तुरंत जाता हूँ अपने सखाओं के साथ में खेल खेलूँगा। वो कहने लगी है बेटा मैं तुम एक गेंद लेने के लिए आए हो रूप, लेकिन मैं आपको 2 गेंद देने के लिए तैयार हूँ, जो मेरी यौवन युक्त 2 गेंदें हैं उनको आप ले जाइएगा।
रूप कहने लगा, माँ पागल हो गई हो तुम हैं? माँ बेटे का क्या रिश्ता होता है शायद आप जानती नहीं हो। माँ रिश्ते, माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर रही हो। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का हुआ करता है, और तो आप कैसी बातें कर रही हो। वो स्त्री कहने लगी है, रूप जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है अपना सब कुछ खो बैठी हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे बैठी हूँ मैंने अपना दिल तुमको दे दिया। रूप कहने लगा, माँ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर माँ बेटे के साथ में इश्क करेगी तो ये धरती पलट जाएगी। माँ इतना बड़ा पाप होगा, इतना बड़ा पाप होगा कि दुनिया में कभी नहीं हुआ हो। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अंधा हुआ करता है। मेरे भैया उसने झपट कर के रूप को पकड़ना चाहा, रूप एकदम झटके में दूसरी तरफ खड़ा हो गया। अब तो रूप को समझ में आ गया कि अब यहाँ कुछ और होने वाला है, अब मेरी पेश नहीं जाएगी। तो रूप ने कहा है, माँ तुम मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारे चश्मा लगा हुआ है। दोस्तों कहते हैं ना कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। यानी कागा होता है उसे रात्रि में दिखाई नहीं देता, कौआ नाम का पक्षी होता है, और जो उल्लू होता है उसे दिन में दिखाई नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना कि जो कामी पुरुष हुआ करते हैं, जो कामी स्त्रियाँ हुआ करती हैं, वो दिन और रात दोनों में अंधी होती हैं, ना उन्हें दिन में दिखाई दे ना उन्हें कभी रात में दिखाई दे। तो वो स्त्री इतनी अंधी हो चुकी थी, मुझे माँ बेटे का रिश्ते का मतलब ही नहीं मालूम है। माँ बेटे को रिश्ते को तार तार करने के लिए तैयार हो जाती है। अब रूप ने विचार किया अपना यहाँ से धर्म बचा करके कैसे निकला जाए। रूप तुरंत वहाँ से दौड़ना चाहा, तो उस स्त्री ने झपट करके रूप को पकड़ना चाहा, तो जो कमर में कटारी लगी हुई थी वो कटारी स्त्री ने खींच ली और दुपट्टा हाथ में आ गया है। दुपट्टा और कटारी छोड़ करके रूप बगिया में पहुँच जाता है। अपने भैया बसंत को सारा हाल बताया। बसंत ने कहा तुम भाग आए, चलो अच्छा किया। लेकिन उधर क्या हुआ है, उस स्त्री ने, उस रानी ने अब त्रिया चरित्र फैलाया है। उसने विचार किया कि अगर इस रूप ने जाकर के महाराज से मुझसे पहले कुछ कह दिया तो हो सकता है महाराज मुझे फांसी पर भी लटका दें, हो सकता है महाराज मुझे मार भी सकते हैं। तो एक काम करें, अब तो कुछ करना चाहिए। तुरंत दासी को बुलाया, दासी अब तो तुझे मेरी तरफ बोलना पड़ेगा। बोले महाराज में महारानी में झूठ नहीं बोल सकती। तो उस दासी को रानी ने बहुत कुछ धनमाल दिया है और कहा कि तू केवल हाँ में सिर हिलाती रहना और कुछ मत कहना। बोले ठीक है। अब तो उसने अपने श्रृंगार को उजाड़ा है, जो कुछ भी गहने पहने हुए थी उन सबको तितर बितर किया है। अपना श्रृंगार तितर बितर करने के बाद कपड़े फाड़े हैं, उसके बाद में केस बिखेर करके जमीन पर लेट जाती है और बांदी से कहा है जा मेरे पिया को बुला करके लेकर के आ। मेरे भैया स्त्री के चरित्र को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। देवता लोग भी हार गए हैं, तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। अब क्या हुआ है, जब दासी महाराज के पास में पहुंचती है, बोले महाराज महारानी बहुत परेशान है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप चलिएगा तुरंत। तो महाराज ने सुना कि जब रानी परेशान है तो तुरंत दौड़ते हुए आए हैं। तो क्या देखा है कि महारानी जमीन पर लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और श्रृंगार उजड़ा हुआ है। महाराज को क्रोध आ गया, तलवार निकाल ली। बोले रानी ये हाल तुम्हारा किसने किया, कैसे हुआ ये सब, साफ साफ बताइएगा। वो रानी कहने लगी महाराज ये मैं आपको बाद में बताऊंगी ये हाल कैसे हुआ, लेकिन पहले आप ये बताइए मुझे, आप अपने लिए लेकर के आए थे विवाह करके या किसी और के लिए लेकर के आए थे। महाराज कहने लगे कैसी बातें कर रही हो, तो मुझे ये बताइएगा कि ये हुआ कैसे, किसने किया, किस कुत्ते की मौत आई है मेरे हाथों से। महारानी कहने लगी है महाराज मुझे आप केवल इतना बता दो कि आप मुझे अपने लिए विवाह करके लेकर के आए थे या अपने बेटे रूप के लिए लेकर के आए थे। महाराज चंद्रसेन बोले क्या कहा, दोबारा कहना। बोले हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही सुना, वही काला नाग बन चुका है उसने। महाराज अब मैं तुम्हारे सामने बैठने के योग्य नहीं हूँ, अब तुम्हें मुख दिखाने लायक नहीं हूँ महाराज, अब तो मैं मर जाऊँ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हारा काला नाग रूप और मेरी इज्जत लेके चला गया। महाराज चंद्रसेन को विश्वास नहीं हुआ, पीछे हट गए। बोली रानी झूठ मत बोल, अगर झूठ बोलेगी तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा, क्योंकि मेरे बेटा में ऐसे कोई गुण नहीं है जो तुम बता रही हो। बोले महाराज गुण कह करके नहीं आते, गुण और अवगुण अपने आप पैदा हो जाते हैं। बोले मेरे बेटा में ऐसा गुण है ही नहीं कोई जो तू बता रही है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मेरा बेटा माँ और बेटे का रिश्ता तार तार कर दे, माँ बेटे के रिश्ते में अंतर नहीं समझे, माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो स्त्री कहने लगी महाराज अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस बांदी से पूछ लीजिएगा। महाराज ने कहा क्यों बांदी, यहाँ पर रूप आया था? रूप ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा उसने इसके साथ में गलत किया? महाराज और बांदी ने उसी समय हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही पढ़ी लिखी थी मेरे भैया। लेकिन फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान
अपनी आंखों से कुछ सबूत देख ले फिर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। रानी कहने लगी है महाराज मुझे मालूम था कि आप उसने अपने काले नाग के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अच्छा इसीलिए अच्छा एक काम करो। ये उस रानी ने तुरंत उठा करके जो रूप वहाँ से भागा था, उस समय जो कटारी और जो फेंटा रह गया था यानी जो चुनरी रह गई थी उसे उठा करके दिखाया है। बोले महाराज ये देखिएगा ये फेंटा और कटार किसकी है। आहा महाराज चंद्रसेन ने जब बेटा की फेंटा और कटारी देखी आंखों से आंसू निकल गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, थर थर शरीर कांपने लगा है क्रोध की वजह से। महाराज को क्रोध हुआ, सर पकड़ करके बैठ गए। बोले जिसे मैंने बेटा समझा था, जिसे मैंने बड़े नाजों से पाला था, वही काला नाग विसियर निकल गया। रानी तुम चिंता मत करो, अगर उस अत्याचारी ने उस पापी ने इतनी बड़ी सजा उस इतनी बड़ा पाप किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। इतना कहते हुए महाराज वहाँ से निकल गए, राज दरबार में पहुँचे हैं। जाकर के सेनापति को ललकारा है कि जहाँ पर भी रूप हो उसे तुरंत पकड़ करके मेरी आंखों के सामने पेश किया जाए। रूप बगिया में खेल रहा था मेरे भैया। जब सैनिक गए, सैनिक उस रूप को पकड़ लेते हैं। रूप प्रार्थना करता है भैया मुझे क्यों पकड़ रहे हो। बोले महाराज ने बुलाया है। तो रूप दौड़ता हुआ पिता के पास आया, हाथ जोड़ करके पैरों में बैठ गया, पिता को प्रणाम किया है। उसी समय लात का प्रहार कर दिया चंद्रसेन ने। बोले अत्याचारी पापी दुष्ट, तुझे पिता कहने का मुझसे कोई अधिकार नहीं है, तू मुझसे बाप मत कह। रूप की तो समझ में यही नहीं आया कि मेरे पिता मुझे डांट क्यों रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा पिताजी मेरी गलती क्या है। तो वो कहने लगे अभी भी गलती पूछ रहा है। अरे अत्याचारी, अरे नीच, क्या तुझे मुंह काला करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? क्या तुझे मुंह काला करने के लिए अपनी माँ ही मिली? तू जानता है माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है, सौतेली माँ और माँ बराबर हुआ करती हैं। रूप कहने लगे पिताजी मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पिताजी सुनिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एकदम से चंद्रसेन बोले सुन, मैं तेरे मुँह से कुछ नहीं सुनना चाहता। अच्छा जल्लादो इसे ले जाओ, ले जा करके फांसी पर चढ़ा दो। मेरे भैया तब तक दौड़ता हुआ जो रूप का छोटा भाई था बसंत आ जाता है। बोले पिताजी क्या कर रहे हो। बोले अरे बेटा इसने इतना बड़ा काम किया है जो कभी कोई जीवन में सोच नहीं सकता। इस अत्याचारी ने अपनी माँ के ऊपर ही अपना मुंह काला किया है, इसे तो फांसी देने के लिए जा रहा हूँ। बसंत कहने लगा पिताजी आप भूल रहे हो, मेरे भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता और मैं अपने भाई से एक बात करना चाहता हूँ। एकदम बसंत पास में आ गया। बोले भैया क्या हुआ। बसंत ने सारा हाल बताया, रूप ने सारा हाल बताया। बोले भैया ऐसे ऐसे हुआ था। बसंत समझ गया। बसंत ने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन पिता के आंखों पर पट्टी चढ़ चुकी थी। पिता ने आदेश दे दिया कि बसंत अगर तू नहीं हटेगा, अगर तू ज़्यादा सफाई देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी रानी के उधर से एक भी बेटा का जन्म नहीं हुआ, मैं तुम दोनों को फांसी लगवा दूंगा। बसंत कहने लगा अगर आप भैया को आप फांसी लगवा रहे हो तो आप मुझे भी फांसी लगवा दो। राजा ने आदेश दे दिया कि दोनों बेटाओं को तुरंत फांसी दी जाए। मेरे भैया जल्लाद दोनों बेटाओं को लेकर के चले ही थे। तब तक तो चाचा धीर सिंह जो चंद्रसेन महाराज के छोटे भाई थे, रूप बसंत के चाचा थे, दोनों आ जाते हैं। आकर के एकदम जल्लादों से कहा इसे तुरंत छोड़िए दोनों बच्चों को। ऐसी कौन सी गलती कर दी हमारे बच्चों ने जो आप इतनी बेरहमी से पकड़े हुए ले जा रहे हो। एकदम भाई के पैरों में जाकर के बैठ जाते हैं। बोले भैया बच्चों से कौन सी गलती हो गई जो आप उन्हें सजाए मौत सुना रहे हो। सारा हाल बताया है बेटा धीर सिंह। भैया धीर सिंह इन बच्चों ने इतना बुरा किया है, इतना गलत किया है कि इसने अपनी मौसी पर, अपनी सौतेली माँ के ऊपर ही मुँह काला किया है। धीर सिंह कहने लगे भैया एक मिनट रुकिएगा, मैं बेटा रूप से बात करना चाहता हूं। बस धीर सिंह जब रूप के पास में आए पूछा बेटा क्या हुआ। रूप ने सारा हाल बताया। पिता चाचा जी मैं निर्दोष हूँ, मेरी कोई कमी नहीं है। सारा हाल बताया ये हुआ था। एकदम से धीर सिंह कहने लगे भैया बेटा निर्दोष है। बोले निर्दोष नहीं है, इसको सज़ा जरूर मिलेगी। मेरे राज्य में अगर मैंने अपने बेटाओं को सज़ा नहीं दी तो दुनिया ये कहेगी कि राजा अपने बेटाओं को सज़ा नहीं दे पाए और इसने इतना बड़ा अत्याचार किया है, इतना बड़ा पाप किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए अब इन्हें सज़ा तो बहुत ज़रूरी है, इसे सज़ा इन्हें मरना ही होगा। एकदम धीर सिंह कहने लगे देखते हैं मेरे जीते जी इन्हें कौन मारेगा। इतना कह करके धीर सिंह वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इधर जब जल्लाद रूप और बसंत को पकड़ करके लेकर के चले तो जंगल में लेकर के एक पेड़ पर फांसी लगाना चाहते हैं, लेकिन तभी एक शेर की पोशाक पहन करके, एक शेर की खाल ओढ़ करके धीर सिंह आ जाते हैं और उन जल्लादों को मार करके दोनों रूप और बसंत दोनों बेटों को बचा लेते हैं। जल्लाद मर गए। अब उधर चाचा धीर सिंह रूप और बसंत को लेकर के उस नगरी से निकल जाते हैं जो धारा नगरी
नाम का गांव था, उससे निकल जाते हैं। कहा बेटा इस नगर में अब रहना ठीक नहीं है, अब तो यहाँ से चलते चले गए, जंगल में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है, इससे आगे अभी बहुत सुंदर कहानी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि जरूर बनी रहे। दोस्तों अब चाचा धीर सिंह रूप और बसंत को लेकर के आगे बढ़ जाते, बढ़ते चले गए। कहाँ पहुँचे? एक बियाबान जंगल में पहुँचे जहाँ कुछ नहीं है। बेटा थक चुके थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रूप कहने लगा चाचा बहुत तेज प्यास लगी है, आप मुझे ला करके पानी पिला दीजिएगा। चाचा कहने लगे आप चिंता ना करो, आप दोनों भाई यहीं बैठिएगा और मैं आपको यहाँ पर पानी ला करके ज़रूर पिलाऊँगा। और मेरे भैया इधर तो बसंत और रूप को एक पेड़ के नीचे बिठा करके चाचा धीर सिंह एक सरोवर से जल लेने के लिए गए। और लेकिन तब तक क्या हुआ है कि चाचा निकल जाते हैं तो उस जगह पर आकर के एक शेर ने दहाड़ लगाई है। और जब शेर ने दहाड़ लगाई तो रूप और बसंत दोनों वहां से भाग निकले हैं। अब रूप और बसंत वहां से निकल गए, चाचा गए पानी लेने। अब आगे जंगल में कितनी मुसीबतें पड़ी दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण अब दूसरे भाग में आपको जरूर बताएंगे। प्रतीक्षा करें, कल आपको जरूर बताएंगे दूसरे भाग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर सुनना चाहते हैं इससे आगे की कहानी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस कहानी को पूरा ज़रूर करें। धन्यवाद।